EMIM का नया लेक्चर सीरीज़ है जिसमें सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक एक एक करके वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। ये पहला टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक का नाम रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाएंगे। जो सब्जेक्ट का नाम है उसमें 3 वर्ड दिए गए MIM। इन तीनों का मतलब जानते हैं। मेजरिंग मीन्स होता है सेंस करना। सेंस करना जैसे हमारा बॉडी है, हम किसी वस्तु को छूते हैं, किसी पदार्थ को छूते हैं तो हमको पता चलता है कि वो गर्म है कि ठंडा है। तो जैसे हमारा स्किन हुआ, ये भी ये सेंस करने का ये मेजरिंग। और दूसरा हो गया हमारा जैसे टेस्ट, हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट बताते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है या कड़वा है, ये सब बताते हैं। तो ये हमारा टंग हो गया टेस्ट। और स्किन हमारा सेंसर का काम किया, कैसे वो हमारा बताया टेम्परेचर कितना है, कैसा है। कोई चीज़ स्किन में चुभ रहा है तो वो भी हमको पता चल जाता है अलग से कि हमको पेन हो रहा है, ऐसे करके। और तीसरा आता है हमारा जैसे आँख है, तो आँख हमारा क्या, ये भी सेंसिंग का काम करता है। जैसे हम 2 लोगों को देखें तो एक आदमी छोटा है, एक आदमी बड़ा है, हमको कैसे पता चला? आँख से देख लिए। ये लेवल का काम करता है। कोई भी जैसे मान लीजिए हम एक गिलास में पानी भर रहे हैं किसी टैप से, तो अगर हमारा आँख नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा पानी उसमें भर गया है कि नहीं, या उस कितना भरा है उसमें, उसका अमाउंट पता नहीं चल पाएगा। और हमारा दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अब जैसे हमारा आई हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, आई हो गया, ये जो काम कर रहे हैं वो सेंसिंग का काम कर रहे हैं, टेस्ट बता रहे हैं, या आई से हम लेवल पता कर लिए, ये सेंसिंग का काम। लेकिन ये तीनों जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट का काम कर। स्किन हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात किए, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट हो गया। टंग टेस्ट की बात किए थे तो टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया। आई क्या है, लेवल के लिए इंस्ट्रूमेंट हो गया। कोई चीज़ आकार में कितना बड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, ये सब देखने के लिए हमारा आई का यूज कर लिए। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। लेकिन ये हमारा बॉडी का है। अब मेज़रमेंट का बात करते हैं। जैसे हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े थे, पहला ही चैप्टर आई थिंक फिजिक्स में रहता था। वो पहला चैप्टर में रहता था मात्रक और मापन। उसमें कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल पैरामीटर्स दिए गए थे, क्वांटिटी दिए गए थे, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब दिए गए थे जो हम मेज़र करते थे। जैसे हमारे फिजिकल क्वांटिटी थे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, ऐसे करके 7 थे फंडामेंटल। और 2 हमारे फंडामेंटल के अलावा थे जो स्टेरेडियन और रेडियन में मेज़र किए जाते थे, एंगल वगैरह, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना। वहाँ पे हम जब मेज़र करते थे फिजिकल क्वांटिटी को, तो जो डिस्टेंस रहता था उसको हम लेंथ से मेज़र करते थे। टाइम को हम मेज़र करते थे, टाइम में मेज़र करते थे। मास, कोई भी पदार्थ है वो कितना अमाउंट में है, कितना किलोग्राम है, किलोग्राम हमारा यूनिट हो गया। और जो नंबर होता था वो क्वांटिटी होता था। ऐसे टेम्परेचर भी हम मेज़र कर लेते थे। इस तरह से हम मेज़र कर। लेकिन अब इंडस्ट्री में जो होता है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मेज़र करनी होती हैं। जैसे हमको जो जनरली पढ़ना है वो है फ्लो, टेम्परेचर के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे। जैसे हम अपने थर्मामीटर जनरली गांव में यूज़ करते हैं, या फीवर होता है तो हम थर्मामीटर ही यूज़ करते हैं, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। तो अपने बॉडी का टेम्परेचर हमारा बहुत कम होता है जिसको मेज़र करते हैं, 40-50 होता है। अगर ये इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। वहाँ पे इसको मेज़र करने जाएंगे, कांटेक्ट करते ही वो पिघल जाएगा, तो उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एडवांस लेवल का यूज़ करते हैं। प्रेशर के लिए भी अलग से हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और लेवल के लिए अलग हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये सब कैसे किसी प्रोसेस, केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में ये सब कैसे यूज होते हैं, उनको भी मैं एक फ्लो डायग्राम बना के बताऊंगा। फ्लो डायग्राम वो होता है, जैसे हमारा कोई भी इंडस्ट्री है
तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक ऑपरेशन करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। जैसे हमको एक बड़ा सा पत्थर है, उसको हमको पाउडर फॉर्म में बनाना है, तो पहला स्टेप हमारा उसको सफाई करना होता है, दूसरा तोड़ना होता है। ऐसे धीरे धीरे करके तोड़ने के बाद और छोटा करना और छोटा करना, लास्ट में जाके हम उसको पाउडर फॉर्म में पाते थे। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, जो छोटे छोटे ऑपरेशन करने से हमको वो फाइनल प्रोडक्ट मिलते थे। तो ये हमारा जब हम इसका फ्लो डायग्राम बनाते हैं, पहला स्टेप में मान लीजिए हम तोड़ते हैं, सफाई करते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा करके हम अलग अलग स्टेप करते हैं। जब पूरा स्टेप्स को एक जगह बना देते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अब इसको हम थोड़ा सा करके और आगे बढ़ते हैं कि ये जैसे हमारे पैरामीटर हो गए, तो इसको मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कितना पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं फ्यूचर में, और क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, हर क्षेत्र में रिसर्च वगैरह चलता रहता है। तो हमको केवल इसका अलग अलग चैप्टर में सबको अलग अलग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके रेंज क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में किस किस काम के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूटेबल है, उसको हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन अभी ये पहला जो सिलेबस का पहला चैप्टर है, उसमें पहला टॉपिक जो था वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या महत्व क्या है इंस्ट्रूमेंट का। तो ये हम महत्व जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, एक किस तरह से इंस्ट्रूमेंट किसी भी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होता है, उसको देखते हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो कि मैंने बताया उसको मैं बनाता हूँ। हम मान लेते हैं कि जैसे जो प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री होता है उसमें रिएक्शन तो होते रहते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक रिएक्टर है। अब रिएक्टर में रिएक्शन कराना है, तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर प्रेशर कुछ फिक्स कर देते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए और 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें प्रेशर होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। मान लीजिए ए है, इतना कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन है तभी रिएक्शन होगा। अब हम जो फीड लेते हैं इसके लिए, तो फीड को पहले हम जहाँ इसके कहीं नज़दीक में लेके आएंगे तो एक टैंक में स्टोर कर लिए, तो इसको हम स्टोरेज टैंक बोलेंगे। ठीक है, हम स्टोरेज टैंक बोल दिए। यहाँ पे हम स्टोर किए हैं ताकि मान लीजिए कभी यहाँ पे स्टोर रहेगा, इधर से जाता भी रहेगा और इधर से आता भी रहेगा हमेशा। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी इधर आने में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम ये वाला जो स्टोर किया रहेगा ये यूज़ कर लेंगे और इंडस्ट्री चलता रहेगा हमेशा। क्योंकि जो इंडस्ट्री होता है वो हम प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। इंडस्ट्री में हम ऐसा कुछ बनाते हैं मटेरियल, ऐसा कुछ केमिकल बनाते हैं, ऐसा कुछ वस्तु बनाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है या आने वाले टाइम में होने वाला होता है, तो वहाँ पे हम इंडस्ट्री में बनाते हैं। अब हम इंडस्ट्री तभी चलाते हैं जब ये प्रॉफिट देता है हमको। अगर हमारा इकोनॉमिकल है, मतलब कम पैसे में अच्छा ये प्रॉफिट दे रहा है, हाँ ये बहुत स्मूथ चल रहा है, इसमें किसी को खतरा नहीं है इस इंडस्ट्री में, तभी ये इंडस्ट्री अच्छा है, अन्यथा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया हम फर्जी में चलते हैं, इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें कुछ भी हो रहा है होने दो, हमारा पैसा बस हमको खर्च करना है, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टोरेज टैंक हो गया। अब हम इसमें से मान लीजिए कुछ डस्ट वगैरह है, कुछ सॉलिड पार्टिकल, उसको निकालने के लिए हम एक फ़िल्टर लगा दिए। अब देखिए हर जगह जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगा सकते हैं। पहला तो फ्लो रेट कितना है, फ्लो ये जो आ रहा है इसका फ़्लो कितना। मान लीजिए हम रिएक्टर में हम यूज़ कर रहे हैं 5 मीटर क्यूब पर आवर से हम ये फीड को यूज़ कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा यहाँ मिनिमम 5 आना चाहिए, जो फ्लो होना चाहिए मिनिमम 5 मीटर क्यूब पर आवर होना चाहिए। इससे कम हुआ या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 6, 7, 8, 9 होना चाहिए, या 5 से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर कम हुआ, कम होने से क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 5 ही दिए या 5 से कम दिए, तो हमारा क्या होता है जब स्टोरेज टैंक में आता है, कुछ यहाँ पे लॉस हो जाता है, कुछ यहाँ पे लॉस हो जाता है। अभी आगे और भी छोटे छोटे यूनिट ऑपरेशंस आएंगे जिसमें लॉस होगा फिजिकल पे। जैसे यहाँ पे फ़िल्टर कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ हमारा वेस्ट चला जाता है, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। 5 आएगा तो यहाँ पहुँचते पता चला 2.5 या 3 ही पहुँचा या 4 ही पहुँचा, तो हमारा 1 का लॉस होगा, तो हमारा ये रिएक्शन सही से नहीं होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन नहीं पाएगा।
तो प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा तो हमारा इंडस्ट्री का कोई यूज नहीं है। इसलिए हम 5 से हमेशा ज़्यादा रखेंगे फ्लो। यहाँ पे हम प्रेशर भी लगाएंगे, प्रेशर गेज लगाएंगे, तो हम प्रेशर मेजर करेंगे। यहाँ पे 100 पे है, तो हम मान लीजिए स्टोरेज टैंक में ला रहे हैं, तो मान लीजिए वहाँ पे जनरली बहुत कम प्रेशर रहता है, 3 से 4 रहता है, 3 से 4 या 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स रहता है, बहुत कम रहता है। यहाँ पे इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ये आया है, ठीक है। अब स्टोरेज टैंक में आया, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे हम फ़िल्टर किए। फ़िल्टर करने के बाद हमको क्या करना है, 2 काम करना है। इसका जो फीड आ रहा है हमारा, इसका जो प्रेशर होना चाहिए 100 केजी हो जाना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचना चाहिए। तो 100 डिग्री पहले हम इसको कर लेते हैं। 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम प्रेशर बढ़ाने के लिए पंप का यूज करते हैं, तो यहाँ एक पंप लगा देंगे। अब पंप के पहले कितना प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर का प्रेशर गेज लगाएंगे, टेम्परेचर का भी गेज लगाएंगे, कितना टेम्परेचर से इसमें इंटर कर रहा है, और फ्लो का भी गेज लगाएंगे हम, क्योंकि हमको तीनों यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको 5 मीटर क्यूब पर आवर चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए इसके रिएक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों गेज लगाएं। अब जब यहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पे भी हम तीनों चीज़ लगाएंगे, इसका टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो कितना है। अब हम प्रेशर इतना बढ़ाएंगे, वो देखते हैं। जैसे 100 केजी का ज़रूरत है, फिर रास्ते में जाते जाते कुछ हमारा लीक वीक की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए 100 है तो 105, 107, 110, कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना होगा प्रोसेस फ्लूइड को, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा हम प्रेशर यहाँ पे बढ़ाएंगे। जैसे हमको बहुत कम दूर जाना है तो 100 केजी है तो 105, 104 में हम काम चला लेंगे, लेकिन 5-6 स्टेप्स अभी और करने हैं बाकी। जैसे हमारा मान लो केवल हीट एक्सचेंजर यहाँ पे रहता है, एक रहता है केवल, और हीट एक्सचेंजर में मान लेते हैं हमारा प्रेशर जो कम घटता है, मान लो 100 डाले तो 5 घट गया, 105 डाले 5 घट गया, तो हम लगभग 107, 108 डालेंगे ताकि 100, 102 हमारा रिएक्टर में पहुँच सके। अब हमारा ये तीनों लगा दिए यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर लगा देंगे। टेम्परेचर, प्रेशर तो मान लो बढ़ गया यहाँ से 107, 108, 10 जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट कर लिए। अब हमको टेम्परेचर 200 करना है, तो हम यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, जहाँ पे एक हॉट फ्लूइड डालेंगे। ये अपना हॉट फ्लूइड जो रहेगा, इसका टेम्परेचर हमेशा 200 से ज़्यादा ही होगा, और इसका जो टेम्परेचर होगा, ये जो हमारा फीड डाल रहे हैं, जो इसमें डालना है, इसका टेम्परेचर इसमें आ जाएगा। ये फीड में, फीड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमको चाहिए 200, तो ये 200 से हमेशा ज़्यादा ही रहना चाहिए, ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये ठंडा होकर इधर से निकल जाएगा। अब इसको हम, अगर लगता है कि ये हमारा रिएक्शन के लिए सूटेबल है, तो यहाँ से हम ले जाके डाल देंगे ऊपर। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट बनता है, उसमें बाई प्रोडक्ट भी बनता है, सब कुछ बनता है। इसको हम नीचे से निकाल लेंगे। तो हमको अगर प्योर प्रोडक्ट चाहिए तो इसमें अभी जो बाई प्रोडक्ट या इम्प्योरिटी होगा उसको निकालना है, तो हम इसको सेपरेटर में ले जाते हैं। सेपरेटर में ले जाने के बाद जो हमारा बाई प्रोडक्ट या अनवांटेड चीज़ें होंगे, अनडेजिरेबल, उसको इधर से निकाल लेंगे सेपरेट करके बाद, और नीचे हमारे जो होगा डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि हमको इंडस्ट्री में बनाना होता है। अब ये डिज़ायर प्रोडक्ट यहाँ से मिल गया। ये जनरली मैं इंस्ट्रूमेंट का यूज के लिए दिया। अब जैसे यहाँ से निकलेगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो डायरेक्ट सेपरेटर में हम ले गए। सेपरेटर के अलावा हमको ठंडा भी करना पड़ सकता है इधर से, हाँ। अब यही वाला जो आया है, हम इसको यहाँ पे डाल के, इस वाले हीट एक्सचेंजर में डाल के इसका हीट को ले सकते हैं, फिर हम इसको सेपरेटर में डालते, ताकि इसका जो टेम्परेचर है ये हमारे रॉ मटेरियल को मिल जाए, फीड को मिल जाए, इसका टेम्परेचर भी कम हो जाए, हमको ज़्यादा हीट भी ना देना पड़े। ऐसे ऐसे मतलब हम टेक्निक्स अपनाते हैं इंडस्ट्री में। अब प्रेशर भी कम करना है, तो इसका प्रेशर भी हमको किसी तरह से, हम किसी ऐसे सेपरेटर में जैसे डालें, तो ऐसे बड़े बर्तन में डालते हैं जहाँ पे उसका प्रेशर कम हो जाए, वहाँ से धीरे धीरे जाए। ऐसा करके बहुत सारा टेक्निक्स यूज करते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे हम प्रेशर, टेम्परेचर सब मेजर करते हैं। यहाँ पे भी जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है, इसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, सब कुछ मेजर करना पड़ता है। और भी जो इसकी प्रॉपर्टी होते हैं डिज़ायर प्रोडक्ट की, वो हमको मेजर करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में हमारे वो क्वालिटी कंट्रोल लैब होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट को टेस्टिंग, प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए भेजते हैं। ये तो मैं एक सिंपल टर्म में बता दिया, एक छोटा सा इंडस्ट्री लेके, कि कैसे इंस्ट्रूमेंट का ये PTF का 3 का बताया।
अब जैसे यहाँ पे एक लेवल हमने बताया था, तो लेवल का बात यहाँ पे कर लेते हैं। जो टैंक है इसमें हम एक और उपाय करते हैं कि जो ये इसका जो लेवल होता है ना, स्टोरेज टैंक का जो लेवल होता है हमेशा फिक्स होना चाहिए। जब घटेगा बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे जो पंप है इसका सक्शन में जो हमारा आएगा, इधर सक्शन में ये जो फीड आएगा उसके प्रेशर में यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे और सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए हम इसको इतना लेवल रखते हैं। तो यहाँ पे लेवल मीटर भी लगाते हैं, लेवल गेज भी लगाते हैं, जिससे हमारे वहाँ पे लेवल का पता चलता रहे, ताकि आगे का हमारा कंडीशन जो भी आता है उसमें प्रॉब्लम्स ना आए। अब हमारा जो पहला टॉपिक था सिलेबस का, वो था इम्पोर्टेंस क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब हमको सोचना ये बात है, अगर लेवल गेज यहाँ पे ना रहे तो हमको कैसे पता चलेगा टैंक का लेवल कितना। या तो हमको एक आदमी यहाँ पे रखना पड़ेगा जो कि बार बार इसको देखता रहे, 24 घंटे बैठ के देखता रहे कि लेवल कम तो नहीं हो रहा, लेवल ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अब लेवल कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे वाल्व लगाना पड़ेगा। एक आदमी इधर रहेगा, जब ये बोलेगा लेवल कम हो गया तो ये वाल्व को खोल देगा, ये वाल्व को खोलेगा तो इधर ज़्यादा आ जाएगा, जो ये लेवल में आ जाएगा त्यों बोलेगा बंद करने के लिए, तो यहाँ बंद करेगा। तो ऐसे बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये और इजी बनाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, ये हम लगा दिए, इसका मतलब यही नहीं है कि लगाना। अब इसको प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो सबको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। यहाँ पे वाल्व लगेगा तो यहाँ पे मैनुअली ऑपरेटेड भी लगेगा, और एक ऑटोमेटिक वाल्व भी होते हैं जो हम बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। एक जगह बैठ के हम बटन को दबाएंगे तो ये वाल्व खुलेगा, हम बटन को दबाएंगे तो ये वाल्व बंद होगा। ये लेवल मान लीजिए घट रहा है तो हम बटन दबाएंगे तो ये वाल्व खुलने लगेगा, ये लेवल जो भरेगा त्यों बटन दबाएंगे और ये वाल्व बंद होने लगेगा और ये अपना लेवल मेंटेन रहेगा। ऐसे कर सकते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन में हमको केवल मेजर करना नहीं बल्कि कंट्रोल करना भी आना चाहिए। मान लो मेजर तो कर ले रहे हैं कि इतना है, लेकिन हमको अगर चाहिए कि इतना लेवल होना चाहिए, मान लो इस टैंक में इतना लेवल होना चाहिए। अब जो इससे बढ़ा तो ये वाल्व बंद करो, जो इससे घटा वाल्व खोलो ताकि आए। अब खोलने बंद करने के लिए जब तक वहाँ पे जाएंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए हम एक बटन की सहायता से ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं या ऑटोमेटिक कर देते हैं, पूरा सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देते हैं ताकि हम इजीली उसको कंट्रोल कर सकें। इसी तरह हर जहाँ पे हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो के लिए वाल्व वगैरह लगाए रहते हैं कंट्रोल के लिए, उसको हम सेल्फ ऑपरेटेड, मैनुअल ऑपरेटेड और रिमोट ऑपरेटेड दोनों रखते हैं। रिमोट ऑपरेटेड मीन्स बटन से भी कर सकते हैं, और मैनुअल ऑपरेशन मीन्स हम वहाँ पे जाके खुद कर सकते हैं, मैनुअली अपने हाथ से कर सकते हैं। ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अब हम कुछ इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। अभी तो पता चल गया कि अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा या कितना ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हर जगह पे जहाँ पे कुछ न कुछ लगा वहाँ पे एक मतलब वो लेबर या इंजीनियर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा 24 घंटे, जो कि मतलब बहुत बड़ी बात है, इतना कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा करते भी हैं लोग तो हमारा क्या होगा, इसका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसका जो हमारा प्रॉफिट मिलेगा वो इतना कम होगा कि हमको अपने जेब से भरना पड़ेगा, जिसका हमको कोई मतलब नहीं है बनाने का इस इंडस्ट्री को। फिर इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत इतना ज़रूरी है कि उसके बिना इंडस्ट्री का कोई वो नहीं है। अगर इसको छोड़ देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, इतना इंस्ट्रूमेंटेशन को हटा देते हैं यहाँ से, तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जैसा कि आपने देखा कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमको घर से पैसा देना पड़ेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जो कि मतलब हमारे घर पे या हाउस होल्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, घर पे यूज़ होते हैं और इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कैसे वो मतलब एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की कमी से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यही तो उसका महत्व है। अब जैसे हमारा महत्व क्या है, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम उस काम को कर रहे हैं अच्छे तरीके से, इकोनॉमिकली, सेफली अच्छे से कर रहे हैं, किसी को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, कोई बिना गलती किए हम अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा यही महत्व है ना। हमारा यही महत्व है कि हम जाके उस काम को अच्छे से करें, उसीलिए हमको पैसा मिल रहा है। अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो वो काम किसी दूसरे को दिया जाएगा, तो हमारा वहाँ पे कोई महत्व नहीं। अगर हमको वो काम करना है, हम नहीं कर रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या है, हमारा महत्व तो बहुत ज़्यादा है कि करना ही करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे रहना ही उसका महत्व। अगर वहाँ से इंस्ट्रूमेंट हटा दिया गया यहाँ से हर जगह से, या हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, हम जिस फैमिली में हैं, तो हमारा फैमिली में एक महत्व है कि हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम वहाँ से हट गए, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कोई महत्व नहीं है वहाँ पे। अब हम एग्जांपल को देख लेते हैं, या जिसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है इसका, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मतलब ये तो हो गया जनरल समझने के लिए। अब कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में ऐसे जगह हैं कि लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन में हम कुछ हाउस होल्ड का हम अगर दें एग्जांपल, हाउस होल्ड में एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला मेन नेसेसिटी क्या है, वाटर। सुबह उठते ही वाटर। एयर का तो बात छोड़ दीजिए, सबको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहला जो वाटर होता है, तो हमारे सबके घर में वाटर का टैंक होता ही होता है लगभग शहरों में। तो वाटर का टैंक पहले सुबह उठते ही हम मोटर चलाते हैं और वाटर का टैंक को फिल करते हैं। यहाँ फिल करने में एक वाल्व लगता है। यहाँ से मान लीजिए हम मोटर चलाएं, ये मोटर है हमारा, ये मोटर से हमारा आएगा, इधर गिरेगा। अब ऐसा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, ऐसे जब भर जाएगा तो धीरे धीरे करके इधर से निकलने लगेगा, ठीक है। अब निकलने लगा तो हमारा वाटर का लॉस हो गया। या तो हम यहाँ पे बैठ के देखें कितना भरा है, फिर नीचे जाके बंद कर दें, तो डेली का तो ये हो नहीं पाएगा। अब दूसरा काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक वाल्व लगा सकते हैं, हम जनरली लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर लेवल सेंसर। एक गुब्बारे की तरह ऐसे होता है इस तरह से, और इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। इस पे ये वाला यहाँ पे निकला, इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब इसका कई कंडीशन होता है, मैं बना देता हूँ इधर। ये वाला जो पाइप है इनलेट का, आउटलेट का, ये पंप का आउटलेट है जो ये भर रहा है इसमें, ये वाला पाइप हो गया। इसका एक कंडीशन ये हो सकता है, ये सेंसर का एक कंडीशन ये हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है, और एक कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है, मान लीजिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब ये गुब्बारा क्या होता है, ये जो फ्लोट होता है ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब जब इसमें पानी, ये कंडीशन कब रहेगा, ये वाला जब यहाँ तक पानी रहेगा तो तब ये ऊपर है। अब देखिए ये टैंक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टैंक पूरा पानी से खाली है, पानी है या नहीं। या बोल सकते हैं यहाँ पे गुब्बारा है तो बोल सकते हैं यहाँ तक पानी है। अब थोड़ा सा ये क्या हुआ, पानी बढ़ा ऊपर, यहाँ तक पानी आया तो ये गुब्बारा थोड़ा ऊपर उठा। अब जब पूरा यहाँ तक पानी भर जाएगा, जैसे यहाँ बना हुआ, तो गुब्बारा पूरा ऊपर उठेगा। अब जब ये पूरा नीचे रहता है तो ये पूरा इसका होल क्या होता है, इधर आगे की तरफ खुला होता है। अब जब थोड़ा सा ये ऊपर उठता है तो ये थोड़ा सा होल, ये नीचे वाला बंद हो जाता है, केवल इतना से पानी निकलता है। अब जब ये यहाँ तक आ जाता है तो ये क्या होता है, पूरा इसके सीध में आ जाता है और ये पूरा वाल्व क्लोज हो जाता है। मतलब जब यहाँ तक आएगा तो पूरा वाल्व क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज होने से हमको इसका या तो मोटर का आवाज़ पता चल जाएगा, घनघनाने लगे, या तो आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है कि जो ये भरेगा यहाँ तक होगा, पानी जाना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोटर ट्रिप हो जाएगा, ऐसा होता है। अब इसको जो ये फ्लोट हो रहा है ऊपर पानी के ऊपर, इसको ही हम वाटर लेवल सेंसर बोल देते हैं। ये एक लेवल मीटर का वो हमारा ऑटोमेशन कंट्रोल हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं कुछ टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हमारा वो है, जैसे हमारा माइक्रोवेव वगैरह हो गया, घर में यूज होता है। माइक्रोवेव ओवन हो गया, इसका अंदर का टेम्परेचर, जैसे माइक्रोवेव ओवन ये होता है, इसके ऊपर हमारा एक सेंसर लगा होता है, कंट्रोलर होता है, हमारा यहाँ पे स्विच है, स्विच से कनेक्ट रहता है। ये टेम्परेचर इसका अंदर का मेजर करता है, हमको यहाँ पे दिखाता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिक्स कर दिए, यहाँ बटन भी होता है कितना हमको करना है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है। 90 करना है तो हम यहाँ पे बटन लगे होंगे, 90 पे सेट कर देंगे, धीरे धीरे 90 तक होगा। मतलब मान लीजिए 50 है अभी इसका टेम्परेचर। अब जब हम 90 पे सेट किए, धीरे धीरे ये ओपन हो जाएगा, अपना इधर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हीटिंग करने लगेगा। इसमें जो वायर कॉइल्स लगे होंगे, और धीरे धीरे जब 90 पे आएगा तो ये हमारा जो सेंसर है सेंस करेगा, और ये हमारा जो
यहाँ से सप्लाई हो रही थी, सप्लाई बंद हो जाएगा, 90 पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। ये माइक्रोवेव ओवन है ये इस बेसिस पे बहुत सारा काम करता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस जब से शुरू हुआ है तब से लोग गर्म पानी बहुत पी रहे हैं। वहाँ पे केटल, पानी को गर्म करने के लिए जनरली इलेक्ट्रिसिटी से जब गर्म करते हैं तो वहाँ पे केटल आता है। ये अपने आप ऑटोमेटिक उसका सेट है, टेम्परेचर पहले से सेट है, हम उसको डिसाइड नहीं किए। पानी गर्म होते ही क्या होता है, ये ट्रिप हो जाता है और मतलब बंद हो जाता है, ताकि इसमें और ज़्यादा टेम्परेचर का सप्लाई न जाए। और आयरन भी होता है कि हम सेट करते हैं किस कपड़े के लिए, अलग अलग कपड़ों को आयरन करने के लिए अलग अलग इसमें टेम्परेचर सेट हैं। जैसे कॉटन का करना है तो उसके लिए अलग टेम्परेचर सेट है, और उस टेम्परेचर जितना रहेगा रेगुलेटर पे उतना ही हमारा वो कॉटन करके लिखा होगा, हम उस पर सेट कर देंगे, वो एक फ़िक्स टेम्परेचर पे होने लगता है। ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा जैसे वो करके जैसे आप आयरन कर रहे हैं, बार बार आयरन कर रहे हैं एक कपड़े को, कॉटन को कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएं, फिर थोड़ा बढ़ाएं, अब पता चल गया कि 110 डिग्री पे आपका आयरन बहुत अच्छा हो रहा है कॉटन पे, कपड़ा भी ना जले, तो हम उस 110 पे सेट कर दिए कि, और सेट करने के बाद ऊपर लिखिए कॉटन सी। तो हम जब सी को उस पे ले आएंगे, सी पे हम लगा के करेंगे, रेगुलेट करेंगे और इसको आयरन करेंगे, तो हमारा ये कपड़ा बहुत अच्छे से आयरन हो जाएगा। इसी तरह हमारा रेफ्रिजरेटर भी होता है। ये हो गया। अगर ये सब में टेम्परेचर न लगा रहे तो केटल में न लगा रहे, हम रख के भूल गए, क्या होगा, ये हीटिंग होता जाएगा, हीटिंग होता पूरा पानी वेपराइज होकर उड़ जाएगा, पूरा वो ख़राब भी हो सकता है। माइक्रोवेव ओवन भी ऐसे टेम्परेचर खोल के छोड़ दिए, हम ऑन करके छोड़ दिए, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और जब लिमिट से बाहर हो जाएगा तो सब फॉल्ट हो जाएगा इसमें पूरा। रेफ्रिजरेशन का भी ऐसे होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो सब इसमें क्या है, एक सेंसर होगा जो हमारा टेम्परेचर मेजर करके दिखाएगा कि टेम्परेचर कितना होगा, और दूसरा इसको कंट्रोलर होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। कंट्रोलर का यही काम है कि अगर मान लीजिए हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किए हैं टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन का, ठीक है, तो अगर 2 से ये बढ़ रहा है तो सेंसर क्या होगा, सेंस करेगा कि ये 2 से बढ़ रहा है, 3 हुआ, 4 हुआ, ये तो दिखाएगा केवल। लेकिन कंट्रोलर के पास जब मैसेज आएगा ये बढ़ रहा है, तो कंट्रोलर क्या करेगा कि जो हमारा हीट सप्लाई इसमें हो रहा था, हीट का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसको रोक देगा। रोकने के बाद धीरे धीरे फिर से घट के 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। अगर 2 पे हम सेट किए हैं और ये घट रहा है, मान लीजिए घट के 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब घट रहा है, तो क्या होगा, कंट्रोल को जो सेंस होगा कि ये घट रहा है, तुरंत ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने लगे और धीरे धीरे टेम्परेचर 2 पे आ जाएगा। जो 2 पे आएगा तुरंत इसको कंट्रोलर को मैसेज मिलेगा कि 2 पे आ गया है, तो ये तुरंत सप्लाई बंद कर देगा। इस तरह से ये हमारा ऑटोमेशन काम करता है। ऑटोमेशन भी इसको बोल सकते हैं। कंट्रोलर यहाँ पे सेंसर जो था ये मेज़रमेंट करके हमको दिखा भी रहा है। अब हमारे 2 और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं एप्लीकेशन बताना चाह रहा था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो एक यूरिया प्रोडक्शन में यूज होता है। यूरिया जब प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे हमारा एक यूज होता है इंस्ट्रूमेंट का। अब वहाँ पे टेम्परेचर का कितना ज़्यादा महत्व है वो हम देखेंगे। जैसे हमारा क्या होता है, जो मान लीजिए जैसे हम लोहा को गर्म करते हैं, कोई भी मेटल को जब गर्म करते हैं, एक गाढ़ा लिक्विड हमको मिलता है हनी जैसा, ठीक है। अब इस गाढ़ा लिक्विड जब हम यूरिया बनाते हैं तो ऐसा ही एक गाढ़ा लिक्विड हमको मिलता है यूरिया का। अब इस यूरिया को हमको क्या करना होता है, सॉलिड फॉर्म में बनाना होता है, छोटे छोटे दानों के रूप में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूटेबल वही होता है हैंडल करने में और सब कुछ करने में, पूरा यूज करने तक का पूरा जो सूटेबिलिटी रहता है बहुत अच्छा रहता है प्रिल्स फॉर्म में। तो हम इसको बनाने के लिए हम एक प्रिलिंग टावर का यूज़ करते हैं। प्रिल्स मीन्स दानेदार फॉर्म। एक टावर का यूज़ करते हैं, इसमें एक प्लेट लगा होता है, ये क्या करता है, दाने के रूप में इधर से नीचे गिराता है यूरिया को, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर जो ये गला हुआ रहता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए हम कुछ इसमें क्या करते हैं, ठंडा करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं। हम एयर इधर से डालते हैं और ये यूरिया के सरफेस पे जब दाने वाले सरफेस पे लगता है तो यूरिया सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। सॉलिड फॉर्म में बनता है तो हम यहाँ से यूरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, एयर जो देते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फ्लो कितना होना चाहिए, ये सब कुछ हमको देखना है। लेकिन हम मेन बात करेंगे टेम्परेचर का केवल। टेम्परेचर कैसे
हाईली डिपेंडेंट है इस पे, वो हम बात करेंगे। टेम्परेचर का गलत इफ़ेक्ट कैसे पड़ सकता है। अब हमारा यूरिया के साथ साथ एक और चीज़ बनता है बाईयूरेट। यूरिया हमारा खेतों में बहुत अच्छा काम करता है। जो अनाज होता है या अनाज के पौधे होते हैं जो भी, उसको बहुत अच्छा ग्रोथ देता है, बहुत अच्छा पोषक प्रदान करता है, जिससे वो हमारा फसल का ग्रोथ और अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो जाती है, खेत की फर्टिलिटी पे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन बाईयूरेट का काम, बाईयूरेट उसके लिए जहर का काम करता है। जैसे हमारे लिए कुछ खाना खाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ जहर का काम करते हैं। जिसको सुसाइड करने का मन करता है वो जहर खाता है। जहर मीन्स वो केमिकल ही होता है जो ह्यूमन बॉडी का पूरा सिस्टम ख़राब कर देता है, आदमी मर जाता है। अब यूरिया और बाईयूरेट का पता चल गया कि बाईयूरेट कैसे ख़तरनाक है खेत के लिए और यूरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। अब एयर का हमारा जो है, इसका हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। अब जैसे यूरिया है जो हमको खेतों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिलता है, छींटने के लिए, उसका सॉलिड फॉर्म में है, तो हम उसको कितना टेम्परेचर पे हीट करें कि वो गल जाए। गल जाए मतलब पिघल जाए, कितना टेम्परेचर पे, वो उसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का पॉइंट, ठीक है। अब हमारा ये मेल्टिंग पॉइंट यूरिया का मान लेते हैं x डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मुझे याद नहीं है इसलिए x लिख दिया, x डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम एयर का जो टेम्परेचर रखते हैं वो x डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं। x डिग्री सेंटीग्रेड मतलब यूरिया के मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो गल जाता है उससे थोड़ा कम रखते हैं, तब हमारा यूरिया का प्रोडक्शन फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। अभी यही एयर का टेम्परेचर जो है x डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, x+1 x+2 या इससे ज़्यादा हो जाए, तो हमारा जो यूरिया के जगह पे ये बाईयूरेट बनने लगता है, जो कि जहर है, जिसको हमको ज़रूरत नहीं। अभी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर नहीं लगा रहेगा, टेम्परेचर गेज नहीं लगा रहेगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है हमको कुछ पता नहीं चलेगा, और यूरिया के जगह पे हमारा बाईयूरेट बन रहा है या बाईयूरेट की जगह पे यूरिया बन रहा है वो भी हमको पता नहीं चलेगा। अगर हमारा यूरिया के जगह पे बाईयूरेट ज़्यादा बन गया तो ये हमारा खेतों में डालने के लायक नहीं होगा। तो ये हो गया एक यूरिया प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रूप में कैसे इतना अच्छा, मतलब एग्जाम्पल है ये इंस्ट्रूमेंट का, कि इंस्ट्रूमेंट के कमी से हमको क्या हो सकता है। और दूसरा आता है हमारा एल्कोहल प्रोडक्शन। एल्कोहल जो प्रोडक्शन में यूज होता है, एल्कोहल प्रोडक्शन के लास्ट में जो हमारा दो मटेरियल बचता है, मिक्सर होता है उसका CH3OH जिसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, एक C2H5OH होता है जिसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये दोनों बनते हैं। मिथाइल एल्कोहल जो होता है अनबर्न कार्बन होता है पूरा, और इथाइल एल्कोहल को हम पी सकते हैं। नुकसान तो दोनों से ही होता है, लेकिन इससे हमारा ज़्यादा होता है और तुरंत होता है, और इससे हमारा लॉन्ग टर्म पे बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जनरली लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं इसको। अब अगर हम बनाते वक्त लास्ट में हमारा जो एक मिक्सर बचता है, इन दोनों का मिक्सर होता है हमारे पास, इन दोनों को अलग करना होता है, ठीक है। अब अलग करते वक्त मान लीजिए हम ये समझ लेते हैं C2H5 केवल बचा है, CH3OH निकल गया है और हम उसको पीने के लिए यूज कर लेते हैं, तो CH3OH का अमाउंट अगर इसमें रह गया तो आदमी का, ये क्या है, अनबर्न कार्बन है। कैसे नुकसान करता है वो मैं बताता हूँ। ये अनबर्न कार्बन है, जब बॉडी में जाता है तो बॉडी से ऑक्सीजन लेता है, और बॉडी में ऑलरेडी हीट रहती है तो वहाँ पे जलने लगता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, वो कंबस्शन होने लगता है, मतलब आग तो नहीं निकलेगा, इधर दिखेगा नहीं, लेकिन कंबस्शन होने लगेगा, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत घट जाएगा, और हमारा जो भी उससे मतलब प्रॉब्लम होने वाला रहेगा सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। जनरली होता क्या है, हम लास्ट में एक डिस्टिलेशन कॉलम यूज करते हैं उसके लिए, अलग करने के लिए। मैं उसका पूरा नहीं बता रहा, मैं इजली समझाने के लिए मैं इसको समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये मिक्सर है दोनों का, ये दोनों का मिक्सर है। अब इसको हम हीट करते हैं। मिक्सर में क्या है, CH3OH C2H5OH। अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जब आप डिस्टिलेशन पढ़ेंगे फाइनल ईयर में तो वहाँ पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट्स के कैसे हम अलग करते हैं। इसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अप्रॉक्स 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका
आई थिंक 82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कंफर्म नहीं है, आपको मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गूगल पे। तो ये दोनों होता है। हम करते क्या है, इन दोनों के मिक्सर को 78 डिग्री पे बॉयल कर, जब हम 78 डिग्री पे बॉयल करते हैं तो जैसे हम वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, हमको पता है। तो 100 डिग्री जब हीट करते हैं, उसको हीट टेम्परेचर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, धीरे धीरे फिर वेपर बनता है। 110 तक जाते जाते पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह 78 तक करने का मतलब क्या है, ये 72 है CH3OH, हमको इससे निकालना है, इसमें से। तो हम करते क्या हैं, जब 78 तक बॉयल करते हैं तो ये 72 तक जाते जाते बॉयल होता है, धीरे धीरे जब 78 तक जाता है वेपर बन जाता है। अब वेपर होगा और उसको हम इसमें जब दोनों को मिक्सर को डालेंगे तो वेपर लाइट है, हल्का है, इससे तो ये ऊपर से निकल जाएगा, बाकी का जो लिक्विड रहेगा नीचे आ जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो हमारा ये प्योर C2H5 जब आ जाएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारा यहाँ हीटर है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर देने के लिए 78 तक करने के लिए, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर गेज नहीं लगा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि 78 तक यूज हुआ है। और फ्लो रेट भी यहाँ पे मेंटेन करते कितना पे रखते हैं कि हमारा अच्छा से पूरा का पूरा वेपर ऊपर जाता है, पूरा का पूरा जो लिक्विड है C2H5OH नीचे आता है। अगर फ्लो रेट भी इधर उधर हुआ तो हमारा क्या होगा, जो C2H5OH है वो भी CH3OH के साथ चला जाएगा, हमारा लॉसेस में गिना जाएगा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर और फ्लो का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे नहीं रहेगा और हम ए वाला में अगर CH3OH भी आ गया, हम पी लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे 2 इंडस्ट्री लेवल के, जिसको मुझे लगता है जानना ज़रूरी था। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, जितना हम लोगों ने पढ़ा, इम्पोर्टेंस क्या था, कि इम्पोर्टेंस ऐसे ही देख सकते हैं हम। इम्पोर्टेंस को देखने का और कोई तरीका तो नहीं है, इस तरह से 2 एग्जांपल देके हम लिख सकते हैं कि कैसे ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे छोटे छोटे तो हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को हम नहीं चला पाएंगे सक्सेसफुली। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं किस किस टाइप के, और आगे भी फ्लो, टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर, कैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सबको पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में केवल इतना ही।